हेलो फ्रेंड्स, जेएसएससी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप जेएसएससी सीजीएल, झारखंड सचिवालय, झारखंड उत्पाद पुलिस, रेलवे या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आप लोगों को सभी सब्जेक्ट का वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें हम लोग अभी बायोलॉजी और कंप्यूटर कर रहे हैं और 20 तारीख से आप लोगों को मैथ्स का भी वीडियो लेक्चर मिलेगा। मैथ्स में हम लोग सबसे पहले अलजेब्रा से शुरू करेंगे, हम लोग एडवांस मैथ को पढ़ेंगे, उसके बाद अर्थमेटिक। हम लोग साइंस में बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और बायोलॉजी में हम लोग ब्लड चैप्टर का रक्त चैप्टर का हम लोग थ्योरी और एमसीक्यू दोनों देख चुके हैं। उससे आगे आज हम लोग परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और हमें ज़रूर से ज़रूर मोटिवेट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। परिसंचरण तंत्र, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है सर्क्यूलेटरी सिस्टम। इसमें पहला पॉइंट है कि परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी। ये याद रखिएगा, ये बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, तो इसमें होगा विलियम हार्वे ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत वे सभी अंग आते हैं जो शरीर के अंदर किसी न किसी पदार्थ का संचरण करते हैं, जैसे रक्त, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन्स, ये सभी पदार्थों का संचरण होता है। तो परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत वे सभी अंग आते हैं जो शरीर के अंदर किसी न किसी पदार्थ का वहन करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत किन अंगों को शामिल किया जाता है। तो इसमें हम लोग आगे देखेंगे वे अंग कौन कौन सा है। नेक्स्ट देखते हैं परिसंचरण तंत्र का प्रकार। परिसंचरण तंत्र दो प्रकार का होता है, एक होता है खुला परिसंचरण तंत्र और एक होता है बंद परिसंचरण तंत्र। पहला देखते हैं खुला परिसंचरण तंत्र। इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र में जो रुधिर होता है वह रक्त वाहिनियों, और रक्त वाहिनियाँ कौन कौन सी है, तो शिरा है, धमनी है और केशिका है। ये केशिका है, ठीक है। तो फिर से देखिए कि खुला परिसंचरण तंत्र, तो इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र के में रुधिर का जो वहन होता है वह रक्त वाहिनियों में नहीं बहता बल्कि खुले रूप में संचरित होती है, जैसे कॉकरोच और आर्थ्रोपोडा संघ के जीव। मीन्स कि खुला परिसंचरण तंत्र में जो रक्त का वहन होता है वह शरीर में, वह रक्त वाहिनियों के द्वारा नहीं होता है, खुले रूप में होता है रक्त का वहन। और खुला परिसंचरण तंत्र किन जीवों में पाया जाता है, तो कॉकरोच में होता है और आर्थ्रोपोडा संघ के जीव। आर्थ्रोपोडा संघ के जीव, जो आर्थ्रोपोडा संघ के जीव है, जब हम लोग वर्गीकरण पढ़ेंगे तो उसमें आर्थ्रोपोडा को बहुत अच्छे से बताया जाएगा। दूसरा प्रकार है बंद परिसंचरण तंत्र। इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र में रक्त जो होता है वह रक्त वाहिनियों के द्वारा संचरित होती है, जैसे मनुष्य में। मीन्स कि जो बंद परिसंचरण तंत्र होता है, तो बंद परिसंचरण तंत्र में रक्त का जो वहन होता है शरीर में वह रक्त वाहिनियों के द्वारा होता है। ठीक है, और रक्त वाहिनियाँ कौन कौन सी है ये हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत 5 भाग आते हैं। परिसंचरण तंत्र में 5 भाग शामिल होते हैं: हृदय, रक्त, शिराएँ, धमनियाँ और केशिकाएँ। ये याद रखिए, केशिका है, कोशिका नहीं। कोशिका से हमारे शरीर का निर्माण होता है, ये केशिका है और ये रक्त वाहिनी है, इससे होकर के रक्त का वहन होता है। ठीक है, इसमें ब्लड हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। हृदय हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे शिराओं के बारे में, धमनियों के बारे में और केशिकाओं के बारे में। ये याद रखिएगा, केशिका है, कोशिका नहीं। ठीक है, और जो शिराएँ होती है, ये धमनियाँ होती है और जो केशिकाएँ होती है, इन्हीं को रक्त वाहिनी कहा जाता है। और हमारे शरीर में जो रक्त का वहन होता है वह रक्त वाहिनियों के द्वारा ही होता है। मीन्स कि शरीर में जो रक्त का वहन होता है वह शिराएँ
धमनियों और केशिकाओं के द्वारा होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। हम लोग पहले पढ़ते हैं शिरा के बारे में। ठीक है, शिरा के बारे में पढ़ते हैं। इसमें पहला पॉइंट है कि जो शिरा होती है वह रक्त को शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक पहुंचाती है। जैसे कि शरीर के अंगों में जो रक्त होता है तो उस रक्त को शिराएं हृदय तक पहुंचाती है। याद रखिएगा, स से शिरा, स से शरीर, शरीर से हृदय तक शिरा पहुंचाती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखते हैं कि जो शिरा होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध रक्त का वहन होता है। ठीक है, जो शिरा होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध रक्त का वहन होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं शिरा के बारे में कि जो शिराएं होती हैं उनकी आंतरिक व्यास जो होता है वह अधिक होता है और जो पेशीय दीवार, जो शिराओं की पेशीय दीवार होती है वह पतली होती है। ठीक है, याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है कि आंतरिक व्यास अधिक होता है और शिराओं का जो पेशीय दीवार होता है वह पतली होती है। ठीक है, शिराओं के बारे में नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि शिराओं में जो ब्लड का प्रेशर होता है वह कम होता है। देखिए रीज़न क्या है कि जब आंतरिक व्यास अधिक हो रहा है, आंतरिक व्यास अधिक हो रहा है मतलब चौड़ाई अधिक है, और चौड़ाई अधिक है तो फिर ब्लड आसानी से फ्लो होगा, आसानी से फ्लो होगा, इसलिए ब्लड प्रेशर कम होगा, इसीलिए यहाँ पास ब्लड प्रेशर कम होता है शिराओं में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको एकदम ध्यान में रखिएगा कि जो फुफ्फुसीय शिरा होता है जिसको पल्मोनरी वेन भी बोलते हैं, वह शरीर का एकमात्र शिरा है जिसमें शुद्ध रक्त का वहन होता है। फुफ्फुसीय शिरा जो होता है जिसको पल्मोनरी वेन भी कहते हैं, वह शरीर का एकमात्र शिरा है जिससे शुद्ध रक्त का वहन होता है, और बाकी जितने भी शिराएं होती है उन सभी से अशुद्ध रक्त का वहन होता है। शुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त, और अशुद्ध रक्त मीन्स कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि शरीर की सबसे बड़ी शिरा जो है वह निम्नतम वेना कावा है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है इन्फेरियर वेना कावा, और फिर उच्चतम वेना कावा। मीन्स कि जो शरीर की सबसे बड़ी शिरा होती है वह निम्नतम वेना कावा होती है, और निम्नतम वेना कावा के बाद उच्चतम वेना कावा होती है। ठीक है, तो निम्नतम वेना कावा और उच्चतम वेना कावा ये दोनों शिराएं हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये दोनों इम्पोर्टेंट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग एक एक पॉइंट को अच्छे से देखिए और याद करते जाइए। अब हम लोग धमनी के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें पहला पॉइंट है कि धमनी जो है वह हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक रक्त का संचरण करती है। मीन्स कि जो धमनियाँ होती है, धमनियाँ जो होती है वह हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक रक्त का वहन करती है। ठीक है, जो शिरा होती है वह शरीर से हृदय तक रक्त को पहुंचाती है, और जो धमनी होती है वो धमनी हृदय से शरीर तक पहुंचाती है। ठीक है, तो आप लोग इसको एकदम अच्छे से याद कीजिएगा, अच्छे से ध्यान से सुनिए, याद होते जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि धमनियों द्वारा शुद्ध रक्त का वहन होता है, किंतु फुफ्फुसीय धमनी द्वारा अशुद्ध रक्त का वहन होता है। धमनियों के द्वारा शुद्ध रक्त का वहन होता है, चूँकि हृदय से शरीर तक जाएगा तो वो शुद्ध रक्त होगा, और जो हृदय से शरीर के अंगों तक जाता है जो रक्त वह शुद्ध रक्त होता है। ठीक है, इसीलिए धमनियों के द्वारा शुद्ध रक्त का वहन होता है, लेकिन फुफ्फुसीय धमनी शरीर की एकमात्र धमनी है जिससे अशुद्ध रक्त का वहन होता है। ठीक है, फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा अशुद्ध रक्त का वहन होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि जो धमनी होती है उनका आंतरिक व्यास जो होता है वह कम होता है, तथा पेशीय दीवार जो होती है वह मोटी होती है। ठीक है, कि धमनी का आंतरिक व्यास कम होता है और पेशीय दीवार जो होती है वह मोटी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है
कि रक्तदाब, जो धमनियों में जो रक्तदाब होता है वह अधिक होता है। देखिए आंतरिक व्यास अगर कम होगा, अगर आंतरिक व्यास कम होगा मीन्स चौड़ाई कम हो रहा है तो ब्लड प्रेशर तो अधिक होगा, इसलिए रक्तदाब अधिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि शरीर की सबसे बड़ी धमनी जो है वह महाधमनी है, जिसको आयोटा या ओटा भी बोला जाता है। तो शरीर की सबसे बड़ी धमनी महाधमनी है, जिसको आयोटा भी बोला जाता है। अभी हम लोग इसको चित्र में बहुत अच्छे से समझेंगे कि किस जगह पे क्या होता है, कौन जगह पे फुफ्फुसीय शिरा है, कौन जगह पे धमनी है, फुफ्फुसीय धमनी है, सबको अभी हम लोग चित्र में भी देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि दूसरी बड़ी धमनी फुफ्फुसीय धमनी है। जो शरीर की दूसरी सबसे बड़ी धमनी है वह फुफ्फुसीय धमनी है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा, ये भी याद रखिएगा। वैसे सब भी पॉइंट इम्पोर्टेंट है। ये एनसीईआरटी और 2 रेफरेंस बुक को पढ़ करके ये कंटेंट तैयार किया गया है। आप वीडियो देखने के बाद कोई भी एग्ज़ाम का प्रीवियस एग्ज़ाम का कोई भी प्रीवियस एग्ज़ाम का देखिए पेपर, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे कितना इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोगों को बताया जा रहा है। अब हम लोग केशिका के बारे में पढ़ते हैं। जो रक्तवाहिनी 3 प्रकार की होती है, तो शिरा हम लोग देखे, धमनी हम लोग देखे, अब हम लोग केशिकाएँ के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो केशिकाओं को कैपिलरीज भी बोला जाता है। और ये याद रखिएगा, ये कोशिका नहीं है, ये केशिका है। कोशिका से हमारे अंगों का निर्माण होता है, और जो केशिका है यह एक प्रकार की रक्तवाहिनी होती है, जिससे शरीर में रक्त का संचरण होता है। तो याद रखिएगा। पहला पॉइंट है कि ये बाल के समान अत्यंत सूक्ष्म रक्तवाहिनियाँ हैं। जो केशिकाएँ होती है वह शरीर में पाई जाने वाली अत्यंत सूक्ष्म रक्तवाहिनियाँ हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि ये केशिकाएँ अंगों में मौजूद होते हैं। जो केशिकाएँ होती है ये अंगों में मौजूद होते हैं और रक्त का संचरण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि अंगों को जो ऑक्सीजन मिलता है वह इन केशिकाओं के द्वारा ही मिलता है। हमारे अंगों को जो ऑक्सीजन मिलता है वह केशिकाओं के द्वारा ही मिलता है। साथ ही अंगों में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से निर्मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड केशिकाओं में पहले पहुंचता है, फिर शिराओं में पहुंचता है। मीन्स कि जो अंग होती है तो अंगों को ऑक्सीजन जो मिलता है वह केशिकाओं के द्वारा मिलता है, और ग्लूकोज के विखंडन के फलस्वरूप जो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है वह सबसे पहले केशिका में आती है, और केशिका से फिर शिरा में आती है, और शिरा से फिर हृदय में पहुंचती है। तो याद रखिएगा। इसमें केशिका के बारे में नेक्स्ट पॉइंट है कि केशिकाओं में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होता है। मीन्स इनमें मिक्स्ड ब्लड पाया जाता है। जो केशिका होती है उनमें मिक्स्ड ब्लड पाया जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग जितना भी अभी तक पढ़े हैं उसको हम लोग चित्र में देखते हैं। देखिए, ये हो गया हृदय, ये आपका हो गया बायां अलिंद, ये हो गया दायां अलिंद, ये हो गया बायां निलय, और ये हो गया दायां निलय। जो हमारे हृदय का जो चैम्बर होता है, 4 चैम्बर होता है, तो ये चारों पार्ट है। जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको अलिंद बोला जाता है, और जो नीचे वाला पार्ट 2 चैम्बर होते हैं उनको निलय बोला जाता है। जब हम लोग हृदय के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग इस चीज़ को बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। आप लोगों को एक एक चीज़ क्लियर किया जाएगा। अभी तक हम लोग जो पढ़े हैं रक्तवाहिनी 3 प्रकार का होता है, तो उसको अभी हम लोग क्लियर करते हैं चित्र में। ठीक है, देखिए ये हो गया लंग्स और ये हो गया बायां अलिंद। तो लंग्स और बायां अलिंद के बीच में एक शिरा होता है जिसको फुफ्फुसीय शिरा बोलते हैं। ठीक है, तो लंग्स और बायां अलिंद के बीच में एक शिरा होता है जिसको फुफ्फुसीय शिरा कहते हैं। और हम लोग जानते हैं कि जो फुफ्फुसीय शिरा होता है उससे शुद्ध रक्त का वहन होता है।
चूँकि यह लंग्स और बायां अलिंद के बीच में होता है तो लंग्स और बायां अलिंद से जो रक्त जाएगा वह शुद्ध रक्त होगा, इसीलिए फुफ्फुसीय शिरा से शुद्ध रक्त का वहन होता है। जबकि जितने भी शिराएं होती हैं उनसे अशुद्ध रक्त का वहन होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि फुफ्फुसीय शिरा से शुद्ध रक्त का वहन क्यों होता है। अब देखिए, इसको बोला जाता है, ये वेन है, नस है, शिरा है, और ये भी एक शिरा है। इसको बोला जाता है सुपीरियर वेना कावा और इसको बोला जाता है इन्फेरियर वेना कावा। तो जो इन्फेरियर वेना कावा होता है वह सबसे बड़ी शिरा होती है। ठीक है, और शिराओं के द्वारा जो ब्लड आता है शरीर से वह शिराओं के द्वारा ही हृदय तक आता है। तो ये सभी ये और ये जो छोटी छोटी है ये सभी केशिका हैं। ठीक है, तो केशिकाओं के द्वारा आएगा कहाँ, तो शिराओं में आएगा, शिराओं से फिर यहाँ आएगा, दायां अलिंद में आएगा। ठीक है, ये फुफ्फुसीय शिरा हम लोग देख लिए, सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा भी देख लिए। अब हम लोग देखते हैं ये फुफ्फुसीय धमनी। देखिए, इसको बोला जाता है अर्धचंद्राकार कपाट। तो अर्धचंद्राकार कपाट और लंग्स के बीच में एक धमनी होता है, उस धमनी को, ये धमनी, तो इस धमनी को बोलते हैं फुफ्फुसीय धमनी। ठीक है, और फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा अशुद्ध रक्त का वहन होता है, जबकि अन्य जितनी भी धमनियां हैं उन सभी से शुद्ध रक्त का वहन होता है। तो फुफ्फुसीय धमनी से अशुद्ध रक्त का वहन क्यों होता है, ये देखिए, इसको समझिए, अशुद्ध रक्त का वहन क्यों होता है। ब्लड यहाँ आया, धमनी सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा से यहाँ ब्लड आया, तो ये ब्लड तो अशुद्ध होगा। अब ये ब्लड यहाँ आएगा, ये तीनों से होते हुए यहाँ आया, उसके बाद यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, यहाँ से इस धमनी से होते हुए ये यहाँ जाएगा, तो ये तो अशुद्ध रक्त है, और इस धमनी से अशुद्ध रक्त का वहन हो रहा है, इसीलिए फुफ्फुसीय धमनी से अशुद्ध रक्त का वहन होता है। बाकी जितनी भी धमनियाँ होती हैं उन सभी से शुद्ध रक्त का वहन होता है। आई होप कि मैंने आप लोगों को ये बहुत अच्छे से बता दिया। तो आप लोग इसको अगर नहीं समझ में आता है तो एक दो बार देखिए, समझ में आ जाएगा। और कल हार्ट पढ़ेंगे, और हार्ट के बाद जब हम लोग हृदय का पूरे परिसंचरण तंत्र का कार्य को समझेंगे तो उस समय आप लोगों को और अच्छे से भी क्लियर हो जाएगा। अगर अभी क्लियर नहीं हुआ है तो देखिए, अच्छे से एक दो बार देखिए, समझ में आ जाएगा। अब ये देखिए, ये इसको बोला जाता है महाधमनी, जो आयोटा होता है। ठीक है, तो इसी से जब, अब देखिए इसको भी समझिए अच्छे से, ये लंग्स से यहाँ से होते हुए फुफ्फुसीय शिरा से होते हुए यहाँ ब्लड पहुँचा, फिर यहाँ से द्विवल्नी कपाट, इसको बोला जाता है द्विवल्नी कपाट, यहाँ आया ब्लड, यहाँ तक पहुँचा, और यहाँ से फिर ब्लड यहाँ तक पहुँचा। अब यहाँ से फिर ये इससे होते हुए पूरे शरीर में जाएगा, और इसको, इस जो धमनी है इसको महाधमनी बोलते हैं। तो ब्लड जो निकलता है हृदय से वह महाधमनी से निकलता है, और महाधमनी से निकलेगा, उसके बाद ये छोटी धमनी में पहुंचेगा, ये छोटी धमनी है, और फिर छोटी धमनी से होते हुए ये केशिकाओं में पहुँचे, ये केशिकाएँ हैं जो अंगों मौजूद होते थे, केशिकाओं में पहुँचेगा। तो इस प्रकार ये चित्र है इसका हार्ट का और परिसंचरण तंत्र का। इसके कार्य को हम लोग आगे बहुत अच्छे डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप कि अभी तक मैंने जो भी पढ़ाया आप लोग को समझ में आया हो। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए, और वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और शाम में कंप्यूटर का भी एक लेक्चर मिलेगा जिसमें हम लोग कंप्यूटर के 5 पीढ़ी को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक इस वीडियो को देखिए।